नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की चर्चा के लिए जो टॉपिक हमने चुना है वो टॉपिक है भारत पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक है, अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में और उसके अलावा BA के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि विदेशी आधिपत्य के उपरांत जब विदेशी शिक्षा दीक्षा और संस्कृति भारत में आई तो उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि आपको काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अंग्रेजी शिक्षा के प्रवेश ने भारत में उस अवरोध को दूर कर दिया जो कि भारत को सदियों से दूसरे देशों से अलग रखे हुए था। एक तरह से कह लीजिए कि दूसरे देशों से हमारा मतलब यह है कि आप ये कह लीजिए कि पाश्चात्य जगत से भारत को अलग किए हुए था। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व भारत में अलबरूनी आया था और अलबरूनी ने भी जो है बड़ा दुख प्रकट किया था। वो ये लिखता है कि भारतीय बाह्य जगत से अलग रहते हैं और पश्चिम के कलाओं और विज्ञान के प्रति वो उदासीन रहते हैं। तो मित्रों, हिंदुओं का यह स्पष्ट दोष आगे की सदियों में भी लगभग 7-8 शताब्दियों तक आगे भी यथावत बना रहा, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनमें एक बड़ा परिवर्तन आया। जैसे जैसे हम ये देखते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश हुआ और ख़ास करके ब्रिटिश शक्ति जो है उसने भारत में प्रवेश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और धीरे धीरे जो है वो देश के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव क्षेत्र कायम करते गए। तो एक तरह से विचारों का जो एक फ्लड गेट था, हम कह सकते हैं, जो एक बाढ़ द्वार था, उसको उन्होंने खोल दिया। और 50 वर्षों के अंग्रेजी शिक्षा के दौर ने भारत का जो मस्तिष्क था, भारत के युवाओं का जो मस्तिष्क था, उसमें महान परिवर्तन किया जो कि पिछले 1000 वर्षों में भी नहीं हो पाया था। पाश्चात्य विचारों के संपर्क में आने के उपरांत भारत में बड़ा परिवर्तन आया। मित्रों, अब वो परिवर्तन किस तरह से आया उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ये वो युग था जब फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी। हम कह सकते हैं कि यह फ्रांसीसी प्रबोधन का युग था, जब यूरोप का जो विचार था वो तर्कवाद से और व्यक्तिवाद के उत्साह से आच्छादित था। इसने विश्वास के ऊपर तर्क का प्रभुत्व स्थापित किया। पहले लोग कहते थे कि विश्वास मतलब जो नियतिवाद था, हम कह सकते हैं कि नियतिवाद के ऊपर या विश्वास के ऊपर तर्क के प्रभुत्व को स्थापित किया। इसी तरह से बाह्य प्रमाण के ऊपर जो है वो व्यक्तिगत विवेक की श्रेष्ठता घोषित की गई और सामाजिक निर्णयों और राजनीतिक अधिकारों की धारणाओं में हम ये कह सकते हैं कि एक नई कड़ी जोड़ी गई। धर्म के प्रति एक नई आलोचनात्मक विचारधारा और राज्य और समाज की उत्पत्ति और उनकी उचित परिधि और क्रियाकलापों की जांच के लिए एक नया उत्साह प्रस्तुत किया यूरोप के इस तर्कवादी विचारधारा ने। तो पश्चिम का भारत के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था मध्य युग में व्याप्त तमाम परंपराओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों इत्यादि की तर्कवाद के आधार पर जांच करना। यानी कि अब पाश्चात्य संपर्क में आने के उपरांत जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो शिक्षित समाज था, वो मध्यकालीन परंपराओं की जांच किए बिना तर्क के आधार पे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब जैसे धर्म सिद्धांतों, परंपरागत प्रमाणों, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, रीति रिवाज इत्यादि जो थी, इनके विरुद्ध एक मानसिक क्रांति की आवश्यकता थी। इनके विरुद्ध स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता थी। इनके विरुद्ध विवेक का इस्तेमाल करने की, विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता थी।
जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने किया जब वो पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में आए, पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए। और यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में हम ये देखते हैं कि परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया धीरे धीरे। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव काफ़ी पड़ा, चूँकि अंग्रेज़ लोग बंगाल में सबसे पहले उन्होंने बंगाल की विजय की थी, तो इसलिए उसका प्रभाव जो है बंगाल पे बहुत ज़्यादा पड़ा। और तर्कवादी प्रभाव बंगाल पे इतना पड़ा कि वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ धार्मिक और सामाजिक विचारों में एक तरह की नई जागृति आई। अब जैसे अब हम देख सकते हैं कि बंगाल में ब्रह्म समाज का उदय हुआ, जो कि इसका पहला परिणाम था। और यह माना जा सकता है कि इसने काफ़ी बड़े पैमाने पर राजनीतिक स्वतंत्रता के विचारों को प्रोत्साहन दिया। यह कहना बल्कि अधिक उचित होगा कि दोनों परिणाम पाश्चात्य संस्कृति की तर्कवादी प्रेरणा का परिणाम थे, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का विचार और धार्मिक मामलों में तर्कवादी विचारधारा के आधार पर निर्णय लेने का विचार जो था वो पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव था। और ये आंदोलन काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, यह अवश्यंभावी है कि अंग्रेजी साहित्य में गहराई में डूबे हुए जो उस काल के जो नवयुवक थे, उस काल का जो युवा मस्तिष्क था, उसके ऊपर स्वतंत्र चिंतन का जो प्रथम प्रभाव पड़ा था वो बहुत रचनात्मक नहीं था, अपितु हम कह सकते हैं कि वो विध्वंसात्मक था, जो कि स्वाभाविक था। विशेष करके सामाजिक और धार्मिक मामलों में तर्कवाद समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध एक क्रांति के रूप में सामने आया और रूढ़िवादी लोगों में पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत एक प्रतिक्रिया हुई। जो लोग अभी भी रूढ़िवाद में विश्वास रखते थे उनमें प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। और उस समय के अगर आप बंगाल के अखबार पढ़ें तो आपको इसका पता चलेगा। 6 नवंबर 1830 ईस्वी से 22 अक्टूबर 1831 ईस्वी के बीच अगर आप जो समग्र बंगाली समाचार पत्रों का अध्ययन करें तो उनसे पता चलता है कि किस तरह से ये परिवर्तन आ रहा था, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव किस तरह से पड़ रहा था। जैसे एक पत्र में एक सज्जन ने लिखा था कि उनके लड़के ने, जो कि हिंदू कॉलेज में पढ़ा है, पुराने परिधान और रीति रिवाजों को उसने छोड़ दिया है। वह बाल काटता है और साथ ही साथ अंग्रेजों की तरह चमकदार जूते पहनता है, गले में माला नहीं पहनता, बिना नहाए खाना खा लेता है और अन्य सब जो भी पवित्र कार्य हैं उनकी अवहेलना करता है। तो इसी तरह से एक अन्य पत्र में एक व्यक्ति ने लिखा कि जब हिंदू कॉलेज में पढ़े अपने लड़के को वो काली मंदिर में लेके गए तो उनके लड़के ने मूर्ति को आलिंगन करके कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। तो इसी तरह की अन्य अनेक शिकायतें उस समय देखने में आ रही थी। हिंदू कॉलेज के छात्रों के एक वर्ग ने पुरानी रूढ़ियों और धार्मिक विचारों और रिवाजों को त्याग करके मांस खाना प्रारंभ कर दिया, शराब पीना उन्होंने सीख लिया, जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी, बहुत ही लज्जास्पद बात थी। तो इसका बड़ा विरोध हुआ और बंगाली साप्ताहिक में उनके खिलाफ खूब लिखा जाने लगा। एक बंगाली साप्ताहिक में ये लिखा गया कि हिंदू कॉलेज के 450 या 460 लड़कों में से लगभग 200 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया है और इन सब बुराइयों की जड़ हेनरी विवियन डेरोजियो को माना गया, जो कि वहाँ एक शिक्षक था और उसे कॉलेज से हटा दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया। कुछ व्यक्तियों ने ये सलाह दी कि जो रूढ़िवादी नियमों और व्यवहार का पालन नहीं करते उन्हें दंड देने के लिए सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने चाहिए। किंतु हिंदू कॉलेज के समर्थक यह नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना के पूर्व भी लोग सामाजिक रिवाजों का उल्लंघन करते थे, ऐसा देखा जा सकता है पिछले इतिहास में। तो राजनारायण बासु का नाम आप सभी जानते होंगे। राजनारायण बासु ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो विश्वविद्यालय के सामने के पार्क में मांस खाते थे स्वयं और शराब पीते थे और 1844 ईस्वी में अत्यधिक शराब पीने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा
उनका कहना है कि शराब को उन दिनों हिंदू कॉलेज के छात्र सभ्यता का अंग मानते थे। और यह आश्चर्यजनक है कि राजनारायण बसु के पिता ने उन्हें मुसलमान द्वारा पकाए गए भोजन खाने और अपने सामने बैठ करके शराब पीने का निमंत्रण दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि राजनारायण जो है वो शराब पीना छोड़ दें, मांस खाना इत्यादि छोड़ दें, वो उनकी आदत छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये तरीका सोचा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन में बहुत महान परिवर्तन हुए। यह राष्ट्रीय जीवन के लिए किस हद तक लाभप्रद रहा, यह कहना बड़ा कठिन है और ये विचार विमर्श का विषय है। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और होता रहा है। पहला और प्रधान प्रभाव जो कि भारतीयों के मस्तिष्क पर बहुत तेजी से पड़ा, वह था सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों के आधारों की तार्किक जांच करना, तार्किक रूप से जांच करना। राजा राम मोहन राय पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। उन्होंने तर्क के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती दी थी। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था और वेदों का खंडन किया था। उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह और जाति प्रथा इत्यादि का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर बल दिया और इंग्लैंड की समुद्री यात्रा से उन्हें कोई परहेज नहीं था। उन्होंने अपनी इंग्लैंड की समुद्री यात्रा से उन्होंने यह भी दर्शाने का प्रयत्न किया कि समुद्र को पार कर विदेश जाना कोई अपराध नहीं है। जैसे भारत में ये कहा जाता था कि आदमी बाहर जाने के बाद जो है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, वो म्लेच्छ हो जाता है। तो इस तरह की जो अवधारणा थी उसको उन्होंने स्वयं समुद्री यात्रा करके चुनौती दी। मित्रों, देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके बाद केशव चंद्र सेन ने मानव बुद्धि और व्यक्तिगत विवेक की श्रेष्ठता के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया। उनका ये कहना था कि अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने मस्तिष्क से सोचना चाहिए, क्योंकि वही श्रेष्ठ है। केशव चंद्र सेन ने जो है जाति प्रथा वगैरह का जो बंधन है उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इनसे हट करके पूर्ण व्यक्तिगत विवेक को अपनाने की सलाह दी। साथ ही साथ ब्रह्म समाज जो है वो हम कह सकते हैं कि नवीन विचारधारा का जीता जागता प्रमाण है। फिर भी यह अधिक शक्तिशाली आंदोलन नहीं सिद्ध हो सका। आधी शताब्दी के बाद इसका प्रभाव जो है वो कम होने लगा और इस समय इसके सदस्यों की संख्या 5000 से अधिक नहीं रही होगी। तो हिंदुओं पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की व्याख्या करते हुए बहुत सारे जो भारत के दार्शनिक हैं उनकी राय कुछ अलग थी। जैसे एक दार्शनिक का कहना है कि पाश्चात्य शिक्षा एवं विचारों ने हिंदू धर्म में आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, इसके मौलिक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की और उन अनावश्यक बातों को भी दूर किया जो न केवल हिंदू धर्म का विरोध करती थी अपितु तो पाश्चात्य विचारों का भी विरोध करती थी। हिंदू धर्म क्या है, इसके मौलिक सिद्धांत क्या हैं, विज्ञान सैद्धांतिक निश्चितता नहीं बल्कि सत्य की निष्पक्ष खोज है और हिंदू धर्म इसी भावना से अनुप्राणित है। तो निश्चित आध्यात्मिक विश्वास एवं धर्म को कहते हैं कि निश्चित आध्यात्मिक विश्वास जो है वो एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करता है पर हिंदू धर्म इस तरह की सीमाओं से परे है। यह व्यापक और संश्लेषणात्मक है और हम कह सकते हैं कि सामान्य सिद्धांत में नहीं बल्कि सत्य की सामान्य खोज में हिंदू धर्म एकता ढूंढता है। हिंदू धर्म वैचारिक आकार की अपेक्षा हिंदू धर्म जो है वो जीने का एक रास्ता है, जीने का एक मार्ग है। यह बिल्कुल सत्य है। संभवतः ब्रह्म समाज अपनी शक्ति का एक बड़ा भाग निश्चित बौद्धिक विश्वासों से युक्त धार्मिक सिद्धांत का सूत्रपात करने में ही लगा रहा। उसने अपना एक तरह से कहते हैं कि अधिकांश समय जो है इसी बात में गंवा दिया, किंतु ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रों, राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक जागृति के प्रवर्तक भी थे। वे उदार मानवीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका मत था कि उदारवाद के मूल सिद्धांत हैं मनुष्य को सामाजिक तानाशाही एवं अज्ञान के बंधनों से छुटकारा दिलाना
उसे अपने विचारों के अभिव्यक्ति करने और अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करने की स्वाधीनता देना और सभी मनुष्यों को समानता के आधार पर मानना। तो इस तरह के स्वतंत्र और बंधन मुक्त व्यक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत गहरी आस्था रखते हैं, जैसा कि राजा राम मोहन राय भी रखते थे, और वो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता होती है, जिसमें राजा राम मोहन राय काफ़ी हद तक सफल भी हुए। मित्रों, भारतीय जीवन पर अगर देखें हम, तो अगर हम अन्य देशों से, अन्य यूरोपीय देशों से उसकी तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जीवन पर धर्म और अध्यात्म का प्रभाव बहुत गहरा था। प्रारंभ में तो तर्कवादी विचारधारा से कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिले, पर यह ज्वार की तरंगों के समान क्षणिक था और इन विचारों का सर्वव्यापी प्रभाव पड़ा। मित्रों, एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है कि ब्रिटिश शक्ति के विकास के साथ ही जो पुरानी प्रथाएं थी वो कमज़ोर होने लगी और भारतीयों को अपनी संस्कृति, पुरानी संस्कृति पे भारतीयों का जो विश्वास था वो थोड़ा धूमिल पड़ने लगा। पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हुए और उन्होंने राष्ट्रीय जीवन का पुनर्निर्माण नए सिरे से करने की इच्छा व्यक्त की। जो शिक्षित वर्ग था वो ये चाहता था, जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, वो अपनी परंपराओं को न छोड़ते हुए भी पाश्चात्य शिक्षा से मिली सीख के द्वारा अपनी संस्कृति का विकास करने का प्रयास कर रहा था। तो बहुत सारी बातों को अपनी संस्कृति में उन्होंने पारित करने का प्रयास किया, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने। यदि हम 19वीं शताब्दी के भारतीय लोगों की उन्नति का विश्लेषण करें तो हम कोई ऐसा क्षेत्र जो है हम नहीं ढूंढ पाएंगे जिस पे कि पाश्चात्य प्रभाव न पड़ा हो। साथ ही साथ नए धर्मों का विकास हुआ, रूढ़िवादी हिंदू धर्म में परिवर्तन हुआ, शिक्षा के आदर्शों और विधि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और समान रूप से ही साहित्य इत्यादि में काफ़ी परिवर्तन हुआ, साहित्य लेखन में परिवर्तन हुआ और विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। प्रिंटिंग प्रेस आया तो प्रिंटिंग प्रेस ने शिक्षा के विस्तार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना मजबूत हुई और इन सब परिवर्तनों ने भारत को मध्यकाल से अलग करके आधुनिक काल में खड़ा कर दिया। 19वीं शताब्दी जो है वो एक महान विभाजक रेखा है मित्रों, जिसने 100 वर्षों में भारत के रूप रंग में इतना परिवर्तन कर दिया जितना कि उसके पहले हजारों वर्षों में नहीं हो सका था। अगर आप रामधारी सिंह की दिनकर जी की जो है पुस्तक पढ़ें, संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें एक चैप्टर है हिंदू नवोत्थान, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने भी जो है ये लिखा है कि विदेशियों ने जो है सोई हुई जो भारतीय सभ्यता थी उसको झंझोड़ करके जगा दिया, एक तरह की जागृति पैदा की लोगों के भीतर। लोग नए तरीके से सोचने समझने के लिए बाध्य हुए, मजबूर हुए और तो इस तरह से जो है इसका बहुत गहरा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप टिप्पणियां भी करें। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको जिस विषय पर वीडियो की आवश्यकता हो वो आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा, प्रयास करूंगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आपकी सहायता के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।